Namaskar, all of you. I, Jai Kishore Prasad, PGT Mathematics, welcome you all in my YouTube video channel. Today is my discussion about exercise 10.1, class 12, vector algebra. वेक्टर अलजेब्रा का ये एक्सरसाइज 10.1 है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। अभी जो है वो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। here given that first question, represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north। मतलब इसको ग्राफिकली मेथड में हम लोग ये दिखाएंगे कि ग्राफिकली या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, मतलब ये वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और ये डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको डिस्कस करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एक्स डैश एक्सिस, ए वाई डैश एक्सिस, इसको आप सबसे पहले दे देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से डायरेक्शन दे देंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री किधर, ईस्ट की ओर। तो ये नॉर्थ हुआ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल आप इस तरह से बनाएंगे, ये वेक्टर। तो दिस इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ। अब कितना किलोमीटर, तब 40 किलोमीटर। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से यदि आपको और कुछ यहाँ डिस्टेंस दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ पे कभी और दे देगा साउथ टू वेस्ट, तो यहाँ पे साउथ से वेस्ट की ओर लेंगे। अब दूसरा है, ये बहुत आसान है इस क्वेश्चंस को। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है क्लासिफाई द फ्लोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। तो यह स्केलर और वेक्टर के बारे में आप जो है सो डिस्कस कर चुका हूं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो आप इसमें देखते जाइए, ये सारा आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। 10 kg में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुआ, स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया। अब 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 2 मीटर, देखिए ये वाला, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब आते हैं ये 40 डिग्री। तब 40 डिग्री क्या है, 40 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड सिर्फ है, तो ये कौन सा होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ पाइए 40 वाट जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब ये कुल्लम में क्या होगा, ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो इसमें वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर। इस तरह से आप इसको भी क्वालिफाई करके देखिए। तो क्लासिफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो टाइम पीरियड, तो इसमें आप देख रहे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो आपका वेक्टर, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो टाइम पीरियड में डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये हो गया आपका जा करके स्केलर। और डिस्टेंस में भी स्केलर हुआ। और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का भी काम होता है। वेलोसिटी भी जो है वो उसमें डायरेक्शन और होता है। और क्वांटिटी वर्क डन में भी जो है सो वर्क का कोई ये नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो यह स्केलर क्वांटिटी हो गया। इस तरह से आपने देख चुका कि ये जो है वो सारा इस तरह से क्लासिफाई आप फिजिक्स में कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अब आप देखिए 4 में इन या स्क्वायर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स, इसमें से कह रहा है कि आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए फ्लोइंग वेक्टर्स को।
तो यहाँ पे देखिए क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। ये फिगर्स दिया हुआ है, तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या निकालना है। अब यहाँ पे आइए, जो है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर को इनिशियल। तो को इनिशियल वेक्टर इसमें से कौन कौन है इस फिगर में। 10.6 का ये फिगर है, इसमें को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा है, को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा है, ये हमको देखना है। तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा है इसमें, तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले को इनिशियल क्या होता है, ये हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का एक तो वीडियो मैंने दिया है, वहां पे हमने इसको डिस्कस किया है कि जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक पॉइंट जहां से वेक्टर निकलता है, वो दोनों का यदि सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में 10.6 में को इनिशियल कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो को इनिशियल वेक्टर में आपका हो जाएगा वेक्टर ए और कौन सा वेक्टर डी, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स है। वेक्टर ए और डी पहला पेयर ये है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों, इसका एंडिंग पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट ये नहीं होगा, फिर ये दोनों टर्मिनल पॉइंट यहाँ जुड़ रहा है, तो ये इसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ए और डी जो है वो को इनिशियल वेक्टर है, मैंने दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब जो फाइनल पॉइंट होता है किसी वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड कौन सा पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ये डिस्कस मैंने कर चुका है पहले। अब करा इक्वल वेक्टर क्या है, तो इक्वल वेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कसन कर दिया है कि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। तो वेयर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। तो ये देखिए वेक्टर डी और वेक्टर बी दोनों की लंबाई, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लंबाई, और डायरेक्शन दोनों जो है सो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इक्वल वेक्टर कौन कौन सा होगा, वेक्टर डी होगा और वेक्टर बी होगा, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। वेक्टर डी और वेक्टर बी ये दोनों जो है वो इक्वल वेक्टर होंगे, वेक्टर डी और वेक्टर बी। वेक्टर डी इक्वल होगा वेक्टर बी का। तो ये हो गया कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब आते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। लेकिन एक बात यहां देखिए, ए और सी क्यों नहीं होगा इक्वल वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक का इधर जा रहा है एक का इधर जा रहा है, इसलिए ये जो है इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए ये कोलिनियर है। कोलिनियर कौन सा होता है कि एक लाइन जो है, किसी एक लाइन के पैरेलल जितने वेक्टर्स हो, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए ये और ये वेक्टर कोलिनियर तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वो कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। अब वेक्टर बी और डी ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, दोनों पैरेलल है, लेकिन ये इक्वल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या करा बट नॉट इक्वल, तो कौन सा होगा, ए और सी होगा। अब आइए यहाँ पे 5 में आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ये सब 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए एन माइनस ए आर कोलिनियर। क्या वेक्टर ए एन माइनस ए कोलिनियर होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो माइनस ए किधर होगा, वेक्टर इधर जो होगा वो माइनस ए होगा। तो आप देखिए दोनों पैरेलल है कि नहीं है, किसी एक लाइन का ये दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, हाँ पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है किसी एक लाइन का, तो ये कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है माइनस ए और ए कोलिनियर है। अब कह रहा है कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या 2 कोलिनियर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होता है? नहीं। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कोलिनियर हो सकता है क्योंकि ये किसी एक तीसरे लाइन के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बट देयर मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। तो क्या होगा इसका, ये फॉल्स हो जाएगा। इन मैग्नीट्यूड ये फॉल्स होगा, ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई जरूरी नहीं है। अब ये आते हैं थर्ड में करा 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर,
कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और कोलिनियर होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक वेक्टर मान लो ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दोनों की लंबाई सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? सेम है, लेकिन दोनों जो है कोलिनियर नहीं है, दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा। अब आइए, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर वेक्टर मतलब दो पैरेलल वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, नहीं, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी है वो इसमें होना चाहिए दोनों का सेम, तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से अभी आपने जो है वो एक्सरसाइज 10.1 अभी देखें। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.1, अब इसी में एक्सरसाइज 10.2 है, उसको अभी हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट। Now we discuss about exercise 10.2. Here is 10.2 question number first. In question number first, say that compute the magnitude of the following vectors. इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है, मतलब उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आप देखिए, एक थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने सारे बेसिक का डिस्कस मैंने किया है, लेकिन फिर भी यहाँ बनाने के लिए करता कि मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है इस तरह से xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से कोई एक वेक्टर है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा मतलब मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, और ये डिफाइंड होता है रूट अंडर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये इसका होता है मैग्नीट्यूड। तो हेयर गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के कैप, आई प्लस जे प्लस के कैप। तो देयरफॉर देयर मैग्नीट्यूड इज रूट अंडर, यहाँ आई का कोफिशिएंट इज 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिंस similarly coefficient of j will be 1, coefficient of k will be 1, and this is the 1 plus 1 plus 1 root 3. Root 3 is the answer of vector a equal to I plus j plus k का magnitude. Similarly you find vector b equal to 2i minus 7j minus 3k. That means their magnitude is root under 2 square plus minus 7 का whole square plus minus 3 का whole square. That means एक ठोर में दिखा रहा हूं, ये वेक्टर b इज गिवन दैट 2i minus 7j minus 3k, and their magnitude is defined as from this. Here is 2, coefficient of I cap is 2, तो 2 square plus minus 7 square plus minus 3 का square by the formula, and this will be root under 4 प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 49 प्लस 9, एंड दिस विल बी एडेड टू 62, यानी 62 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिमिलरली यू फाइंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस 2. In question 2 say that write two different vector having same magnitude. आपको दो डिफरेंट वेक्टर निकालनी है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये आप क्या करेंगे, आप जो है इसमें खुद से एक दो वेक्टर लिखेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैग्नीट्यूड सेम लिखने के लिए अब देखिए दोनों का मोड निकाल करके आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी इसी में से कोई एक वेक्टर मैं इसी वेक्टर को ले रहा हूं, चाहे इसी को ले रहा हूं, जैसे आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 आया। अब मान लो कि दो वेक्टर, एक और वेक्टर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन खाली चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू रूट 3 अभी आपने ऊपर में निकाल चुका है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी कितना आएगा, ये भी देखिए 1 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कितना आ गया रूट 3। तो बोथ का जो है मैग्नीट्यूड
सेम है। आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, यहाँ खाली प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का वो कितना आएगा 62 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम हो तो डायरेक्शन सेम में कोई दिक्कत नहीं है, जो वेक्टर आप इस तरह से लेंगे, मान लो कि ये वेक्टर तो आप कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 2i + 3j + k, तो यहाँ प्लस माइनस में सिर्फ आप चेंज नहीं करेंगे, यदि माइनस प्लस लेंगे खाली आप डिजिट चेंज कर देंगे, कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज कर देंगे तो एक ही डायरेक्शन में होगा, उसकी लंबाई सिर्फ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वेक्टर बी जो आप लेंगे सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ 4i कर दीजिए, यहाँ पे आप और कुछ कर दीजिए, 6j कर दीजिए + 2k कर दीजिए। दोनों का जो है ये जो है दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई जो है वो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। तो इक्वल में मतलब यहाँ पे दिखाना है, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आपको निकालना है। x और y का वैल्यू हमें निकालना है, ये दोनों वेक्टर जो है इक्वल है। तो हम लोग इक्वल वेक्टर के डेफिनेशन में ये पढ़ चुका हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन their coefficient of components will be equal। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है 4 में कि 2i + 3j इक्वल टू कितना दिया हुआ है, xi कैप + yj कैप, ये इक्वल दिया है। तब टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कोफिशिएंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स देयरफॉर क्या हो गया, x = 2, y = 3 आंसर। ये इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। हियर वी राइट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विदिन इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट इतना। मान लो दो वेक्टर है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसका इनिशियल क्या होता है, जहां से वेक्टर चलना प्रारंभ करता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल, और फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट आपको दे दिया है, इनिशियल पॉइंट इज 2 1 और फाइनल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है -5 7। तो वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होता है, जैसे मान लो कि ये 2 पॉइंट्स है A और B है, ये मैंने डिस्कस कर चुका है, लेकिन फिर भी x1 y1 और x2 y2 किसी भी लाइन में 2 पॉइंट है, तो इसको जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वेक्टर AB = होगा, माने इनिशियल पॉइंट A फाइनल पॉइंट B, तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 माने फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट y2 - y1 j कैप, ये होता है वेक्टर फॉर्म। अब जब ये वेक्टर फॉर्म निकल गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। तो हेयर वी सी दैट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट क्या है, B है, तो ये आपका AB जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, -5 - 2i कैप, और फिर क्या होगा, प्लस का साइन देंगे 7 - 1 j कैप, ये वेक्टर हो जाएगा। अब ये आ गया AB वेक्टर, अब -7 i कैप और ये हो जाएगा +6 j कैप, ये वेक्टर हो गया। तो इसमें क्या क्या निकालना था, यहाँ निकालना था वेक्टर कंपोनेंट, तो ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट -7 और 6 -7i + 6j इज द वेक्टर कंपोनेंट। अब स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, तो इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका,
इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जाकर के, ये अलग चीज है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड दिस विल बी हो जाएगा 49 प्लस 36 और ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर की लंबाई कितनी होगी 85। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 5 देखा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी। तो वेक्टर का सम जो है वो बहुत आसान तरीके से हम लोग जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम इसको देख चुके हैं। तो मैं कहूंगा आपसे ये जरूर कि इस सॉल्यूशन से पहले एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने बनाया है उसको आप जरूर देखिए। उसको देख लेने से आधा चीज आपको खुद से आप बना सकते हैं, वैसा कुछ इसमें है नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर दिस ए बी एंड सी, इन सभी का सम हमें निकालना है। तो सम क्या करना है कि आई कंपोनेंट वाले को एक साथ ले लेंगे, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ, प्लस माइनस जो है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, ये सिंपली एडिशन हम लोग कर सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में अब जिस तरह से ये है, हमको निकालना है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हम लोग को निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये तीनों का जो सम है वो हमको निकालना है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे, ए का जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ए का वैल्यू क्या दिया है वो पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के, आप इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद में फिर प्लस का साइन देंगे, फिर बी का जो भी यहाँ दिया है -2i, तो यहाँ पे जो है माइनस दिया हुआ है तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे। तो ये माइनस दिया हुआ है -2i, फिर ये दिया हुआ है प्लस 4j और प्लस 5k, ये प्लस 5k और प्लस दिया हुआ है सी। तो सी का जो वैल्यू है वो आई कैप -6j और -7k, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपली आई वाले को एक साथ ले लेंगे, ये आई है, ये आई है और ये आई है, एक साथ इसको प्लस माइनस कर लेंगे, फिर जे वाले को एक साथ करेंगे, फिर के वाले को एक साथ हम लोग सिंपली एडिशन करेंगे। तो ये प्लस आई -2i क्या होगा, -i बचेगा, फिर प्लस आई, सब ये कैंसिल हो गया, मैंने 2i में से 2i चला गया तो ये हो गया 0i। अब देखिए जे में -2j प्लस 4j, तो कितना बचा 2j और -6j, तो हो जाएगा आपका -4j। इसी तरह से -7k इधर है, फिर यहाँ 5k, तो -2k बचा और यहाँ पर प्लस के तो -k। तो ये इसका आंसर हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इसको कुछ लोग क्या करता है कि एक साथ इसको पहले लिख लिया फिर उसको मतलब ये सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन उतना वो नहीं करना है, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इतना ये हम जो है यूनिट वेक्टर के फार्मूला में यूनिट वेक्टर क्या होता है ये सारा मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर से एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो। तो यहाँ पर ये वेक्टर है लेकिन इसका लंबाई 1 यूनिट नहीं है, तो इसको 1 यूनिट में चेंज करना है, उसके डिस्टेंस जो है 1 यूनिट में चेंज करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का जो डिफिनेशन है, किसी भी वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर एक ये है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो ये फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पुनः लिख दे रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप, ये मैं लिखा चुका हूं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू हेयर गिवन दैट, हेयर वेक्टर ए इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है आई
प्लस जे प्लस 2k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए कैप निकालना है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए में तो यही हो जाएगा, जो ए का वैल्यू है वो पुट कर दिए, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये 1/√6, और ये चीज यहाँ पे ये बाहर आ गया 1/√6, और आई प्लस जे प्लस 2k। अब ये जो वेक्टर बना, ये यूनिट वेक्टर बना वेक्टर ए का, इसकी जो लंबाई है वो 1 यूनिट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से कभी कभी पूछता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट इतना इतना। तो 2 पॉइंट दिया है, तो सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 8 में वेक्टर नहीं दिया है, 2 पॉइंट आपको दे दिया, जैसे एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया। अब इसको पहले वेक्टर में चेंज कर लेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये P है, सॉरी ये P है, ये Q है, वहां पॉइंट दिया हुआ है, वही पॉइंट ले रहा हूं। तो P का जो पॉइंट है वो 1 2 3 दिया हुआ है, और Q का जो पॉइंट है वो दिया है 4 5 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले PQ वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो PQ वेक्टर अभी जस्ट ऊपर में फाइंड करने के लिए सिखाए कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं प्रत्येक कंपोनेंट का। तब ई होता है एक्स वाई, ये होता है जेड कंपोनेंट। तो ये 4 माइनस 1 क्या लिखेंगे आई, फिर प्लस का साइन देंगे, 5 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा जे, प्लस 6 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा के। तो ये हो गया पी क्यू वेक्टर एक्स, जैसे अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो उसी से ये आ गया। अब पी क्यू वेक्टर आपको मिल गया, कितना मिला, तो ये मिल गया 3i प्लस हो गया 3j प्लस हो गया 3k, ये मिल गया पी क्यू वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं, पी क्यू कैप। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कि वेक्टर पी क्यू बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू के जगह पर तो यही चीज लिख देंगे 3i 3j प्लस 3k। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, ये 3 3 जा 9 27, तो 1/√27 इंटू 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये हो जाएगा आंसर। इसको थोड़ा बहुत आप 3 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन लेकर के इसको कट पुट कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप अभी देख रहे हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12, और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ दिखाया है। मैं सारा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि इसमें से अधिक ये तो कोई भी क्वेश्चन यदि आप इसमें देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये कोई ये नहीं है। और अब हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फॉर गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस बी। अब दोनों को जोड़ करके फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखिए, ये 9 क्वेश्चंस जो है ये सारा क्वेश्चंस आसान है, लेकिन 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और जहाँ भी ये समझ में नहीं आए जिस क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, और यदि वो क्वेश्चंस यदि आप ध्यान से सुने और इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप एक बार उसमें मैसेज जरूर करें, मैं उसको और तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और वो जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो ये इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर ए प्लस बी, और ये भी जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। ए बी कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है 2i माइनस जे। अभी दो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए अभी सिखा चुका हूं, तो प्लस 2k, और फिर ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो यही डायरेक्ट हो जाएगा माइनस आई, बी का जो वैल्यू है माइनस आई प्लस जे माइनस के, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ये प्लस बी वेक्टर जो है वो हम लोग को निकल गया। क्या निकला, वेक्टर ए प्लस बी जो है वो निकल गया। कितना निकल गया, तो 2i में से एक आई गया, तो आई क्या बता माइनस जे, ये तो जीरो हो गया। तो जीरो जरूर लिखेंगे, जीरो जे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2k में से एक के गया तो सिर्फ और सिर्फ एक के बचा। ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका सिंबल क्या होता है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर जो होता है इसी का कैप निकालना है, माने यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज डिफाइंड बाय वेक्टर ए प्लस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ये हो गया। अब वेक्टर ए प्लस बी क्या आया, ये वाला आया, तो यहां पर आप लिख दीजिए आई प्लस जीरो जे प्लस के। ये जीरो जे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड दिस विल बी 2 आएगा तो 1 बटे रूट 2, और ये क्या हो जाएगा आई प्लस के। ये जीरो वाले को छोड़ दिए, आप लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का। तो अभी आप ये देख रहे हैं वेक्टर्स अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12। और अभी जो है क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं 12th का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आप एनसीईआरटी बुक को कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स आप जरूर इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। फर्स्ट 2 टाइम्स जो होता है थोड़ा सा बल लगता है सॉल्व करने में, समझने में। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जब आप कर लेते हैं तो आपका 95 प्लस मार्क्स जो है कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सारे जो है आप बार बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे आएंगे जो बुक से नहीं भी हो सकता है, वो आपसे बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करें, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत बार जो है सीधा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप सभी सॉल्व कीजिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए हमें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और इस प्लेटफॉर्म को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपयोग कर सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये मैं बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही मैं जो है सो ये वीडियो चैनल्स बना रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे आते हैं जिस क्लास में मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ उनके भी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे बताते हैं तो अच्छा होता, लेकिन सभी को बता पाना संभव नहीं है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन प्रोसेस में ये है, सभी बच्चे देख सकते हैं, और इसमें जो भी हमें सुधार करना चाहिए वो आप कमेंट कीजिए कि इसमें और सुधार कैसे करें, क्योंकि मैं भी इसमें सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हूँ, और मैं भी इसको स्टार्ट समझ रहा हूँ। तो आप लोग हमें भी गाइड कीजिए। तो आइए मैं अभी जो है क्वेश्चन नंबर ये 10 देखेंगे अभी तुरंत। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है कि 10 में कह रहा है कि फाइंड a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। ये भी आई कर लीजिए, ये बहुत बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है। इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये वेक्टर है
जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5i। पहले समझिए इसको करना क्या, -j+2k, तो ये वेक्टर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसी डायरेक्शन में विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर निकालिए, मतलब जिसकी लंबाई 8 यूनिट हो, वो वेक्टर हमें निकालना है। मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में जिसकी लंबाई कितनी हो, 8 यूनिट हो, 8 यूनिट हो। तो अभी इसकी लंबाई क्या है, तो इस वेक्टर की जो लंबाई है, मतलब इसका ये इस वेक्टर की जो लंबाई है इसका मोड होता है, तो इसका जो मोड है माने अभी जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई अभी जो है वो है 25 + 1 + 4, मतलब इसकी लंबाई अभी जो दिया हुआ है √30, ये लंबाई। लेकिन हमें कितनी लंबाई की वेक्टर निकालनी है, 8 यूनिट की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लंबाई है, मान लो इसको 1 यूनिट में चेंज कर देंगे। मान लो अभी √30 लंबाई है, यदि √30 से डिवाइड कर दें तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। अब 1 यूनिट जैसे ही हुआ उसमें फिर यदि 8 से मल्टीपल कर देंगे तो उसकी लंबाई 8 यूनिट हो जाएगी, मतलब 8 किलोमीटर और 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले मान लेते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लो कि पहले किसी वेक्टर का लंबाई है सपोज दैट 27 मान लिए। अब इस लंबाई को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 8 यूनिट में। तो कैसे करेंगे, तो इसके लंबाई में 27 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 8 से, तो हमें निकल जाएगा कितना, लंबाई 8 यूनिट निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जो छठा क्लास में आप पढ़े, लंबाई को चेंज करने। तो यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर है जिसकी लंबाई दिया है √30, इसको चेंज करना है कितना, 8 यूनिट में। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट पर हम इसको बनाएंगे, ये भी डिलीट कर दे रहा हूं। अब ये देखिए समझ गए ये चीज क्या करना है हमें। तो अब आप आइए यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है 5i - j+2k। इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालनी जिसकी यूनिट 8 यूनिट है। तो सबसे पहले इस वेक्टर को मान लिए कि ये वेक्टर ये है, लेट वेक्टर ये इक्वल टू इतना, तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, फिर इसमें 8 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो गया 5i - j+2k अपॉन √, अभी जस्ट निकाल चुका हूं, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया 5i - j+2k का। अब ये हो गया 25 + 1 + 4, तो ये आ गया √30, मतलब हो गया इस वेक्टर का वैल्यू 1/√30 इंटू 5i - j+2k, ये यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब इसकी लंबाई आ गई 1 यूनिट। अब हम लोग को क्या निकालना है, देयरफॉर कौन सा वेक्टर, देयरफॉर या वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8, देयरफॉर या वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 इज, क्या हो जाएगा, इसी में 8 से मल्टीपल कर देंगे, माने 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए माने 8/√30 इंटू यही वेक्टर, ये आंसर हो गया। ये बहुत बार पूछ चुका है, तो आप इस स्टेप से इसको इस तरह से बनाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो ये दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाने के लिए हम ये देखना चाहेंगे कि उस वेक्टर की जो है डायरेक्शन सेम हो, खाली लंबाई जो है वो क्या हो, अलग अलग हो सकता है। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स दिया रहे, जैसे पहले इसको समझ लीजिए कि 2 वेक्टर्स को कैसे कोलिनियर दिखाएंगे। तो देखिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू कोई अदर वेक्टर इस तरह से आ जाए, के मैंने कोई कांस्टेंट टर्म इनटू बी इस तरह से आ जाए,
तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इफ ए इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म के इक्वल टू बी या बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म के इक्वल टू ए आ जाए, इस तरह से वेक्टर आ जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। यार पैरेलल, पैरेलल या कोलिनियर, कोलिनियर, ये इसका डिफिनेशन है। तो इसी आधार पर हम लोग अभी जस्ट बनाएंगे। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, दो वेक्टर दिया। मान लिए कि जो पहला वेक्टर है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये दिया हुआ है। और वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है -4i प्लस 6j माइनस 8k, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये वेक्टर ये इक्वल टू इस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म इस तरह आ सकता है, तो आ सकता है। वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग जो दिया हुआ है वो पहले यहाँ पे देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर ए है और वेक्टर ये बी है। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर बी को इस तरह से लिख रहा हूं, -4i प्लस 6j माइनस 8k। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं कि यदि इस वेक्टर में 2 से मल्टीपल कर दें तो वेक्टर बी आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, -2 से करेंगे तो -2 से करेंगे तो आप यदि यहाँ पे हम -2 से मल्टीपल करते हैं तो दोनों इक्वल आ जाएगा। अभी ये इक्वल नहीं है, अभी ये इक्वल नहीं है। यदि -2 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तब ये इक्वल आ जाएगा। देखिएगा माइनस, अभी इक्वल नॉट है तो -2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू आ गया -4i प्लस 6j माइनस 8k, ऐसे आ गया। अब इसको कैसे, इसको दूसरे तरीके से भी बनाने में बताऊंगा, पहले यहां पर समझ लीजिए। तो -2 ये इक्वल टू क्या है, ये वेक्टर बी है। तो देखिए एक रिलेशन आ गया, यहां पर कांस्टेंट टर्म आ गया, वेक्टर बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म इनटू ए। तब हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर। तो ये हो गया वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, ये पहला मेथड। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकता हूं। अब वो तरीका देखिए, ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब इसको इस तरह से देखिए, या समझ में आ भी गया तो भी कोई बात नहीं। अब यहां इसको दूसरा मेथड से मैं बता रहा हूं और आसान से। अब यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो इसमें से बड़ा है, जो बड़ा डिजिट जिसमें दिख रहा हो आपको, आप वहां से शुरू कीजिए। तो बड़ा कौन सा है, बी वाला बड़ा है, तो आप बी वाला से शुरू कीजिए। तो बी वाला से शुरू करेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, -4i प्लस 6j माइनस 8k, इस तरह से लिख लीजिए। और यहाँ पे जो कॉमन है उसको बाहर कीजिए ताकि ये चीज आ जाए। तब कॉमन क्या है, सभी में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर कर देंगे, तो -2 बाहर कर लीजिए। तो आपको क्या मिला, यहाँ 2i मिला। माइनस क्यों बाहर किए, चूंकि हमें 2 लाना था। तो 2i माइनस 3j प्लस 4k, आप इस तरह से बाहर कर दीजिए। अब ये देखिए, अब सभी को वैल्यू पुट कर दिए। दिस इज क्या था, दिस इज वेक्टर बी था, और ये -2 यानी कांस्टेंट टर्म के आ गया, और यहाँ पे कौन सा वेक्टर आ गया, वेक्टर ही आ गया। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, ये इक्वल टू के इंटू वेक्टर बी, के इज यानी कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया। तो अब आप देख सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं वेक्टर बी एंड ए आर पैरेलल भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग कोलिनियर भी कह सकते हैं, आर कोलिनियर। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VBI ये है आपका। अब आइए
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। अब डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो डायरेक्शन कोसाइन, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अब कोई वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर देता हूं कि जैसे वेक्टर्स ए है, वेक्टर्स ए इक्वल टू मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से वेक्टर कंपोनेंट दिया है वेक्टर ए का। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा वो आई जे और के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आई जे और के का कोफिशिएंट क्या हो जाए, एक्स कोमा वाई कोमा जे, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब इसी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है विच इज डिनोटेड बाय डीसी, और जो डीसी होता है वो होता है डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है एक्स बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोमा वाई बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोमा जेड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर हो गया वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बटे, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स। तो ये आपको मैंने बता दिया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें से ये वेक्टर दिया है क्वेश्चन नंबर 12 जिसको निकालना है। देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालने नहीं बोला है लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 2 3, कभी कभी पूछता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 बटे रूट अंडर कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट अंडर 14। तो ये अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा 1 बटे 14 कोमा 2 बटे रूट अंडर 14 3 बटे रूट अंडर 14, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये दो वेक्टर्स, दो पॉइंट्स दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो ये 13 देखिए, तो सबसे पहले अभी जस्ट आप एक क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि जब दो पॉइंट्स दिया रहे ए टू बी, डायरेक्टेड किधर है ए टू बी है, तो सबसे पहले वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसका डायरेक्शन रेशियो, फिर डायरेक्शन कोसाइन से आप निकाल लेंगे। तो ये का पॉइंट आपको दिया हुआ है कितना 1 2 -3। जब दो पॉइंट दिया हो तो उसका वेक्टर अभी आपको निकालने सिखा चुका हूं कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना पड़ता है और आई जे और के कंपोनेंट उसमें इंक्लूड कर देना पड़ता है। ये देखिए -1 -2 और 1। तो सबसे पहले डायरेक्टेड किधर है वेक्टर ए टू बी, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट। तो वेक्टर ए इक्वल टू बी क्या होगा x2 माइनस x1 आई होता था, तो x2 के जगह पर कितना है -1 आई प्लस होता था y2 माइनस y1 j। तो y2 कितना है -2 है और y1 कितना है 2 है, तो माइनस लगा दिए और यहाँ j कर दिए प्लस z2 माइनस z1, z2 इज द 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k। तो ये वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर कितना आ गया -2i -4j प्लस 4k, ये वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो आई जे और के का कोफिशिएंट होता है -2 -4 और 4, ये हो गया आपका जाकर के डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है -2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट अंडर -2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर, इसी तरह से यही हो जाएगा, जो इसका वैल्यू आएगा फिर इसी तरह से 4 बटे ये हो जाएगा, अभी जस्ट निकाल चुका हूँ। तो ये कितना आ गया आप देखिए, तो -2 बटे आ जाएगा -2 का स्क्वायर मैंने +4 +16 +16, तो हो जाएगा ये कितना 32 33 34 35 36 रूट अंडर 36, मैंने ये आ गया रूट अंडर 36 कोमा -4 बटे रूट अंडर 36 कोमा 4 बटे रूट अंडर 36। 36 को आप 6 लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, तो यह -2 प्लस माइनस कर दीजिए 6 -4 प्लस माइनस 6 4 बटे प्लस माइनस 6, तो ये आंसर हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया ए टू बी, जब 2 पॉइंट दिया रहे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सो दैट द वेक्टर इतना इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब जो है ये वेक्टर जो है प्रत्येक एक्सिस के साथ इक्वल जो है वो एंगल बना रहा था, हमें एंगल निकालना है। तो टू वेक्टर का जो एंगल है वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से हम लोग निकालेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो आप देखिए ये क्वेश्चंस, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप ये जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आप जानते हैं, अब नहीं भी जानते हैं तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई जे और के एक वेक्टर्स है। अब क्वेश्चंस पे आता हूँ 14 पे। तो ये देखिए आई जे और के, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है आई जे और के, इस तरह से कोई एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है आई जे और के, ये वेक्टर है आई जे और के। अब ये कह रहा है प्रत्येक एक्सिस के साथ, ये 3D फिगर बना रहा हूं, ये मान लेते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो जे होता है, और जेड एक्सिस का जो होता है के होता है। तो ये एंगल निकालना है और ये एंगल भी निकालना है और ये एंगल भी निकालना है। ये जनरली ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, खड़ा होता है, तो ये एंगल निकालना है। और कहना है कि ये प्रत्येक के साथ जो है इक्वल एंगल बना रहा है। तो यहाँ दो वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर ये मिला और दूसरा क्या मिला आई। तो सबसे पहले एंगल निकालेंगे हम लोग आई और इस वेक्टर के साथ, फिर एंगल निकालेंगे जे और इस वेक्टर के साथ, फिर एंगल निकालेंगे के और इस वेक्टर के साथ, और देखेंगे कि प्रत्येक का एंगल जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट में हम लोग इसको एंगल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करेंगे वो एंगल किसके बीच निकालेंगे, एक्स एक्सिस एंड इस वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एंगल ऑफ एक्सिस ओ एक्स मैंने एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ एक्सिस ओ एक्स एंड ये वेक्टर आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। तो वो एक्स एक्सिस जो है वो क्या होता है आई होता है, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर की क्या हो गया आई प्लस जे प्लस के, ये दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। तो ये वेक्टर, इसको मान लिए वेक्टर ए इक्वल टू आई और इसको मान लिए वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है थीटा, वो क्या होता है कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आप जानते हैं।
तो ए के जगह पर कितना था, आई था, डॉट प्रोडक्ट देंगे और बी के जगह पर आई प्लस जे प्लस के लिख दिए और बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैंने आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा और ये बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आई का डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो आई डॉट आई विल बी 1, आई डॉट जे विल बी 0, आई डॉट के विल बी 0, ये पहले बता चुका हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ कि ये चीज जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाता है, आई डॉट के आई डॉट जे ये सब 0 होता है। तो यहाँ पे आई डॉट आई मैंने 1 आ गया तो 1 बटे रूट अंडर कितना आ गया 3। ये एंगल किसके बीच में निकला, ओ एक्स और इस वेक्टर के बीच में निकला। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे जे और उस वेक्टर के बीच में एंगल। तो देखिए अब सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन ओ वाई एंड दिस वेक्टर आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, मैंने किसके बीच में। अब यहां पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू वेक्टर जे एंड b इक्वल टू जो गिवन वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के बीच में निकालेंगे। तो सिमिलरली निकालेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये कितना आ गया a डॉट b, ये के जगह पर कितना अब है j है तो j डॉट कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। तो आप देखिए यहाँ पर भी जे जे जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 देगा, बाकी जे डॉट आई 0 देगा, जे डॉट के 0 देगा और नीचे जे का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर सिर्फ जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकाल चुके हैं 3, तो ये भी देखिए कितना आ गया 1 बटे रूट 3। अब सिमिलरली हम लोग जो है सिमिलरली जो है वेक्टर के एंड आई प्लस जे प्लस के, इसी तरह से जब वेक्टर निकालेंगे के और इसके बीच में तो वो भी कितना आ जाएगा 1 बटे रूट 3, मैंने एंगल बिटवीन किसके बीच वो जेड एंड आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो 1 बटे रूट 3 आएगा। तो प्रत्येक के साथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जे के साथ जो भी एंगल आया इस वेक्टर का वो कितना आया 1 बटे रूट 3 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वली इंक्लिनाइड है, मतलब इक्वली जो है आपस में झुका हुआ है ये वेक्टर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत बार पूछता है, ये भी आई कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divide the line joining two point P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio। मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीजन वाला जो हम लोग बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में उसी को यहाँ पर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। एक बार एक सबसे पहले इंटरनली का अलग होता है, एक्सटर्नली का अलग होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी मेथड से मैं यहाँ बनाऊंगा। तो यहाँ दो वेक्टर दिया है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर इतना। तब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये मान लेते हैं P है, ये है क्या Q और R इसी के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहा हूँ P और Q जो है ये दो है। इंटरनली बाइसेक्ट जब करेगा तो इंटरनली बाइसेक्ट मतलब ये पॉइंट है वो R है, सपोज दैट यहाँ पे ओरिजिन है। तो ये OP वेक्टर दिया हुआ है और ये OP और ये OQ वेक्टर दिया हुआ है। तो OP वेक्टर कितना है, तो OP वेक्टर जो है वो P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर इतना। तो OP का यहाँ पे दिया है I प्लस 2j माइनस के, ये वेक्टर OP वेक्टर है, मैंने ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और P तक फाइनल पॉइंट हुआ, यहाँ इस तरह से डायरेक्शन दे दीजिए। और ये वेक्टर OQ है, OQ वेक्टर आपको दिया हुआ है -I प्लस जे प्लस के, ये दिया हुआ है OQ वेक्टर।
ये बहुत आसान है, अभी हम 11 का जो पढ़े हैं उसी से निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। और रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो देखिए जब जब कोई पोजीशन वेक्टर इस तरह से होता है, वो Q और वो P, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो कोफिशिएंट I और J और K का कोफिशिएंट ही यहाँ का पॉइंट होगा। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो गया, -1, 1 और 1। ये याद रखिएगा, कोई भी पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका फाइनल जो वेक्टर्स दिया रहता है, कोई भी पोजीशन वेक्टर, उसका जो कोफिशिएंट I और J और K का होता है, उस पॉइंट का, वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2, -1। अब देखिए यहाँ का पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। पॉइंट R जो है जब इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो पॉइंट, ये थ्री इक्वल का साइन मतलब होता है यहाँ का पॉइंट। तो यहाँ का पॉइंट देखिए, जब दो कोऑर्डिनेट दिया रहता था, x1 x2 और y1 y2, और इस तरह से रेशियो 11 क्लास में दिया रहता, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया, कोई दिक्कत नहीं। तब 2 पॉइंट में आप क्या याद रखे थे, जब इंटरनली बाइसेक्ट करता था तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला था। फिर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। यहाँ पर z भी है, 3D है इसलिए, तो m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1। m इज टू n क्या होता था, वो रेशियो होता था। तो यहाँ पे देखिए 2:1, वो फार्मूला में थोड़ा सा लिख दूं क्या कहीं पे, तो मैं उस फार्मूले को कहाँ लिख दूं, यहाँ लिखता हूँ। वो इंटरनली बाइसेक्ट में इस तरह से, जैसे कोई एक लाइन है जो हम पढ़े थे 11 क्लास में, वो वाली फार्मूला, जैसे x1 और ये y1 रहे, तब क्या होता था, यहाँ पर x2 ये y2, यहाँ नहीं लिखा रहा है, तो y2 ये x2 y2 मान लीजिए, और रेशियो रहता था m इज टू n रेशियो रहता था। तब इसका क्या होता था, तो इसका होता था यहाँ का पॉइंट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P निकालते थे, ये पॉइंट ये पॉइंट B है, तब ये पॉइंट P क्या होता था, वो देखिए P का कोऑर्डिनेट होता था mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कोमा, फिर क्या होता था my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1। अब आपको ध्यान आ गया होगा ये पूरा। अब यहाँ 3 पॉइंट है तो यहाँ पर कोमा दे करके mz2 प्लस nz1 बटे m प्लस 1 यहाँ उपयोग करेंगे। ये 11 में आप 2D में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, तो m कितना है, 2 है, ये m हो गया और ये हो गया n, ये x2 हो गया, ये x2 y2 और ये हो गया z2, ये हो गया x1 y1 z1। अब फॉर्मूला में mx2, तो 2 इंटू -1 प्लस n कितना है 1 इज टू 1 बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, ये आ गया। फिर सिमिलरली क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 मैंने y2 प्लस 1 इंटू 2 बटे 2 प्लस 1, फिर z के साथ 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ प्लस देंगे लेकिन ये माइनस हो जाएगा, -1 बटे 2 प्लस 1, ऐसे आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो r हमको क्या मिल गया, r मिल गया -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 मतलब हो गया कितना, -1 बटे 3, और ये कितना हो गया 2 4 बटे 3, और ये कितना हो गया 1 बटे 3। ये आ गया अपना r, यहाँ का पॉइंट आ गया, क्या आ गया r कितना आया -1 बटे 3, 4 बटे 3 और ये 1 बटे 3, ये पॉइंट आ गया। तो वो r कैसे निकालेंगे, तो वो r वेक्टर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर वो r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ OR वो कितना हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट था तो वेक्टर क्या था i प्लस 2j माइनस k हो जाएगा, मतलब इसी में i j और k का कोफिशिएंट जोड़ दिए
तो यहाँ भी आई जे और के का कोफिशिएंट जोड़ देंगे, तो -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ओ आर। तो यही निकालना था। जब इंटरनली बाइसेक्ट करेगा और जब एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे खाली आप फार्मूला में माइनस लगा देंगे, mx2 माइनस nx1/m-n। ये फार्मूला सभी में लगा देंगे। उसी तरह से my2, तो इंटरनली और एक्सटर्नली आप 11 क्लास में दोनों पढ़ चुके हैं, तो एक्सटर्नली में उसको आप ये लगा देंगे। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देख चुके हैं, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 और 15 दोनों सेम इसी तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट रहेगा तो रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा। वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब पी का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4 और क्यू का दिया हुआ है जो यहाँ पे दिया -1, 1, 1, वहां पे दिया हुआ है 4, 1, -2। और इसके बाद कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। अब इस तरह से ओरिजिन ले लीजिएगा, पी को मिला दीजिएगा, क्यू ए आर को मिला लीजिएगा, खाली रेशियो 1:1 और पॉइंट्स आपका जो है वो चेंज हो जाएगा और आपको वो आर निकालना है जिस तरह से यहाँ तक मैंने निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 15 जैसे मैंने ये बनाया है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये सी पोजीशन वेक्टर सभी पॉइंट्स का दिया हुआ है। जैसे ए बी सी कोई ट्रायंगल इस तरह से है, मान लेता हूँ। अभी कौन सा राइट एंगल है ये मुझे नहीं पता, इसलिए ट्रायंगल मैं अभी जस्ट ले रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि राइट एंगल कौन सा है, ये मुझे अभी नहीं पता है। तो ये बी सी इस तरह से है और सभी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, 0 से ऐसे ये और ये का वेक्टर्स दिया हुआ है, वो सी दिया हुआ है, तब वो ए ओ बी और वो सी दिया हुआ है। तब मतलब ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो आपको कितना दे दिया है, 3, -4, चूंकि वो सी वेक्टर हो गया ए, वो सी इक्वल टू, और वो बी इक्वल टू हो गया बी, और वो सी इक्वल टू हो गया ए। तो जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है कोई वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है, और किसी पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट्स होता है वो डायरेक्ट आई जे और के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो बी का जो पॉइंट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, वो बी वाला वेक्टर का हो जाएगा, मतलब 2, -1, 1 होगा। और इसी तरह से सी वाले का यहाँ हो जाएगा, तो सी वाला हो जाएगा 1, -3 और ये -5। अब डिस्टेंस फार्मूला जो आप पढ़ चुके थे 10th क्लास में, उसके थ्रू ये निकाल लेंगे कि ये भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे कि h² = p² + b² यदि सेटिस्फाई हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला में कैसे हो जाएगा, √b - a इस तरह से होता था, मैंने x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर, जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1 + 4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में हो गया क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ हो जाएगा 1 - यहाँ +4 का स्क्वायर, वहाँ भी प्लस माइनस था इसलिए प्लस कर दिए। तो ये भी निकल गया हमको कितना, √(-1) का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पर बच गया कितना 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पर बचा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और इनको जब ऐड कर देंगे तो इनमें मिल जाएगा हमको √25 × 26 35 मिला। ये भी इसी तरह से BC निकाल लेंगे। तो जब BC निकालेंगे तो BC = कितना हो जाएगा, वो देखिए BC, तो C - B, तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 + 1 का स्क्वायर
और हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका जा करके 1 स्क्वायर मतलब 1, और 3 में से 1 गया तो -2, 2 स्क्वायर मतलब 4, और ये हो गया 36। तो 36 41 रूट अंडर कितना आ गया, 41 आ गया। अब हम लोग AC निकालेंगे, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -C, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस दे देंगे -3 +4 का स्क्वायर प्लस -5 +4 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, ये आपका आ गया -2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये हो गया 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब ये आ गया आपका 4 5 और 1 6। तो अब देखिए, जब ए बी स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 35, और बी सी स्क्वायर कर देंगे तो आपको आ जाएगा कितना 41, और फिर ए सी को स्क्वायर कर देंगे तो आपको कितना आ गया 6। तो इसमें रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, सिंस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो BC जो है वो क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये P और B होगा। तो ये फिगर इस तरह से नहीं बनेगा, इसको यहाँ पे आप हाइपोटेनस लिख देंगे, तो ये चेंज कर देंगे हम लोग। तो इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा, तो देयरफॉर लिखेंगे, ये जब रिलेशन आ गया, देयरफॉर बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको समझ में आ गई। इस तरह से आप छठा क्लास 9 क्लास में आप इस तरह से प्रूव किए होंगे। खाली ये फिगर जो है उसको चेंज इस तरह से फिगर बना देंगे हम लोग। ये जो है BC है वो यहाँ पे हो जाएगा, फिगर आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। राइट एंगल किस पर बनेगा, A पे बनेगा, और सारे का पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे, फिर इस तरह से ओरिजिन दिखा देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 2 क्वेश्चंस बच गया, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सही नहीं है। तो इसमें 2 मेथड बताए थे, क्लोज लूप, और क्लोज लूप के सहायता से या एडिशन ऑफ ट्रायंगल के रूल से भी हम लोग जानते हैं कि AC इक्वल टू होता है AB प्लस BC। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC, तभी 14 फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये देखिए, ये ट्रू नहीं होगा, ये नॉट ट्रू होगा, ये ट्रू है, और AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये भी ट्रू होगा। ये दोनों सेम ही लग रहा है, दिया हुआ है B और C ऑप्शन। AB माइनस सी बी प्लस CA, तो ये क्या होगा, तो CA, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तो ये वाला चेक करना पड़ेगा, AB प्लस BC माइनस AC, AB प्लस BC माइनस AC, वो सही है। इसको देख लीजिए, इसका डायरेक्शन चेंज है, तो इसको यहाँ फिगर बनाना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका फिगर बना रहा हूँ, ये थोड़ा चेंज किया है डायरेक्शन, चेक कर लेता हूँ। ABC डायरेक्शन क्या, AB, तो ठीक है, ये AB ऐसे डायरेक्शन है, फिर CB का डायरेक्शन ऐसे है, CB, फिर CA, फिर ये डायरेक्शन ऐसे है। अब इसमें क्या कौन सा नियम होगा, एंटी क्लॉकवाइज से या ट्रायंगल रूल से, जो सेम डायरेक्शन में है उसका सम एक तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका सम एक तरफ। तो ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मतलब AC प्लस AB इक्वल टू होगा CB, ये इसका होगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस सॉरी यहाँ CA होगा, क्योंकि C से ये की तरफ है, तो CA प्लस AB, तो CA प्लस AB माइनस ये इधर तक, हाँ ये सही है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इफ
Question number 19. If vector A and B are two collinear vector, then which of the following are incorrect? कौन सा incorrect है? A और B टू collinear vector, तो ये तो correct होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया हूं कि B इक्वल टू लैम्बडा इंटू ए आ जाए तो वेक्टर A और B जो है सो क्या है, पैरेलल होगा, पैरेलल है तो वो कोलिनियर होगा। ये भी सही है, वेक्टर A इक्वल टू प्लस माइनस बी, चूंकि लैम्बडा का वैल्यू प्लस माइनस बी आ सकता है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ vector A and B are not both the vector A and B have the same direction but different magnitude. Both the vector A B have the same direction. इसमें ये क्या चीज है, उसको डिलीट करता हूं, थोड़ा ये पढ़ाई नहीं दे रहा है। प्रोपोर्शनल लिखा है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, नहीं ये गलत हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और ये क्या, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, नहीं कोई जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन होगा, ये अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है कोलिनियर के लिए। तो अभी जो है आपने ये देखा 10.2 एक्सरसाइज पूरा मैंने बताया। अब नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो 1 आवर से ज़्यादा हो गया, तो ये 1 शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया। और इस 2 एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर का दिया वो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।